डियर स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा राबीज टेस्ट और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले मैं राबीज टेस्ट पर आता हूँ। इससे पहले भी मैं इनफाइनाइट सीरीज के 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो उन लेक्चर को आप देख लीजिए। तो राबीज टेस्ट का स्टेटमेंट, जैसे मैंने कंपेरिजन टेस्ट लिखा, कोशी रूट टेस्ट लिखा या रेशो टेस्ट लिखा, सभी में हमारे पास क्या थी? एक इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म्स की। तो वहीं से स्टार्ट करता हूं। लेट सिग्मा यूएन बी द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। किस तरह की सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। बात समझ पा रहे हैं? और है किस तरह? सच दैट इफ वी फाइंड लिमिट ऑफ un ओवर un प्लस 1, यानी जिस फंक्शन को आप लेकर चलते थे किसमें? रेशो टेस्ट में, उसी से रेबीज टेस्ट का फंक्शन तैयार हुआ है। तो रेशो टेस्ट -1 इंटू एन, क्लियर है? और इसके बाद आप लिख देंगे इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यानी जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या है? वो फंक्शन है मेरे पास रेशो टेस्ट -1 और मल्टीप्लीकेशन में n, और मान लीजिए लिमिट इसकी क्या आ जाती है? l। याद करने का तरीका क्या है? फंक्शन ऑफ रेशो टेस्ट -1 और इंटू एन, ये रेशो टेस्ट का फंक्शन आप यहां पर यूज कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? रेशो टेस्ट -1 करने के बाद एन से मल्टीप्लाई, और मान लीजिए लिमिट क्या आ गई आपकी? एल। देन वी हैव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन होंगी जो आपने रेशो टेस्ट में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? देन सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट रहेगी कब? इफ एल इज ग्रेटर देन 1। नंबर 2, सिग्मा यूएन हमारी डाइवर्जेंट है कब? ध्यान देंगे, इफ एल इज लेस देन 1। और तीसरा नंबर है हमारा, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा कब? इफ एल इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहां पर आपको ये देखना है कि हमारी जो लिमिट है वो 1 तो नहीं है। अगर 1 से ज्यादा है या 1 से कम है तो आप इसकी कन्वर्जेंस के बारे में लिख सकते हैं, 1 पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अब इस टेस्ट की एक और खास बात है, ध्यान देंगे, रेबीज टेस्ट कभी भी क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट नहीं लग सकता। जैसे आप लगाते हैं सिग्मा यूएन, आपको सीरीज दिखी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। तो सबसे पहला आपका टारगेट होता है कि इसमें आप एसएन फाइंड कर लें और उसके बाद उसका लिमिट, या फिर दूसरा टारगेट होता है कि आप इसके nth टर्म की लिमिट निकाल लें। वो अलग अलग टेस्ट है, अगर लिमिट नॉन जीरो आती है तो हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट है। तीसरा टारगेट आपका होता है कि हम इसमें क्या अप्लाई कर दें? कंपैरिजन टेस्ट, यानी हम कोई इसका एक फ्रेंड ढूंढ लें जिसका नाम है सिग्मा वीएन और इसकी कन्वर्जेंस आपको पता होती है। फिर एक फार्मूला यूएन अपॉन वीएन, वो आप जानते हैं। या फिर आप अप्लाई कर दें क्या? कोशी रूट टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट के लिए कंडीशन है कि पूरे फंक्शन की जो पावर है, जो मेरे पास nth टर्म है, उसकी पावर में n का फंक्शन होना चाहिए। और या फिर अप्लाई कर दें रेशो टेस्ट। क्लियर है? तो अब तक आपने ही सीखा था, लेकिन ये जो रेबीज टेस्ट है, कभी आप ये नहीं कह सकते कि अप्लाई रेबीज टेस्ट, नेवर। क्लियर है? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। तो रेबीज टेस्ट सिर्फ उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब पहले रेशो टेस्ट फेल हो गया होगा। क्लियर है? तो यानी इसके लिए कंडीशन ये है कि क्वेश्चन को देखते ही आप कभी भी रेबीज टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले रेशो टेस्ट के फेल होने का इंतजार करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि रेशो टेस्ट फेल हुआ तो रेबीज टेस्ट ही लगेगा। इससे प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, जब रेशो टेस्ट फेल होता था तो हम कभी तो अप्लाई किया था हमने क्या? लिमिट यूएन, कभी हमने अप्लाई किया था कंपैरिजन टेस्ट। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये भी फेल हो जाए, यानी पहले रेशो टेस्ट फेल होगा, रेशो टेस्ट फेल होने के बाद क्वेश्चन में हमारे में कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है? और अगर मान लो चेंज होने के बाद हमारा एक नया फंक्शन बनता है तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर ये भी फेल हो जाए तो आप लगा दीजिए रेबीज टेस्ट। इस कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही आप रेबीज टेस्ट नहीं लगाएंगे, पहले इंतजार करेंगे रेशो टेस्ट के फेल होने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिमार्क में लिख देता हूं, रेशो टेस्ट के फेल होने के बाद ही क्या लगाना है आपको? रेबीज टेस्ट। तो यहां पर मैंने लिखा रेबीज टेस्ट कैन बी
applied only if ratio test fails, रेशो टेस्ट फेल्स। इससे पहले जितने टेस्ट थे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट भी अप्लाई हो सकते हैं। मेथड को ध्यान से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 पर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या था ये? पॉजिटिव टर्म्स। बात सुन पा रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं लिखने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि रेशो टेस्ट फेल होने का इंतजार करेगा रेबिस टेस्ट। तो रेशो टेस्ट कब अप्लाई होता है? जब क्वेश्चन में हमारे में जनरली एक्स आ जाए, फैक्टोरियल आ जाए, या टर्म्स का रिपीटिशन आ जाए। तो टर्म्स का रिपीटिशन किस तरह होता है वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किए हैं, इससे पहले जो मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, किसी में भी टर्म्स का रिपीटिशन नहीं था। तो यहाँ पर सिग्मा यूएन क्या है? गिवन सिग्मा यूएन इज, ये मेरे पास 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। न्यूमरेटर में पहुंच जाओ, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और ये बना मेरे पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 17 स्क्वायर अपॉन में आ गया 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, अगर इस सिचुएशन में मैं लगाऊंगा तो रेशो टेस्ट, क्योंकि टर्म्स का रिपीटिशन है, क्यों है वो बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए पहले मैं टर्म्स के रिपीटिशन के बारे में बात करता हूं, उसके बाद इसके अनेक टर्म लिखने के बारे में सोचेंगे हम। तो यहां पर जो U1 है, U1 क्या है ध्यान देंगे। U1 है 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में ही स्टूडेंट UN टर्म लिखने में ज्यादातर गलती करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? U1। थोड़ा फोकस करके समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब मैंने लिखा U2। U2 क्या है? U2 है 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और ये मेरे पास 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ध्यान देंगे, ये तो है U1, क्या है U1, और इसमें हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। इसका मतलब ये रहा कि इसमें U2 लिखने से पहले आपको पहले U1 लिखना पड़ा, और फिर U1 में ही कुछ मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में लिखा और कुछ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में लिखा। चलिए अब मैं आता हूं U3। तो U3 क्या है? U3 इज 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर और ये बना मेरे पास 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये जो मेरे पास है ये क्या है? इट इज U2। क्या है ये? यानी सेकंड टर्म। और इस सेकंड टर्म में आपने लिख दिया 9 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। यानी फर्स्ट वी रिपीट सेकंड टर्म एंड देन इन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर 12 स्क्वायर, और फाइनली आपके पास बना U3। इसी तरह अगर मैं बात करूं U4 की, तो U4 क्या है? U4 है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 17 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है यही तो U3 है। अब इसके मल्टीप्लाई में कौन आ गया? 7 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप U11 लिखना चाहेंगे तो पहले U10 अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आप U100 लिखना चाहेंगे तो पहले U99 अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आप UN लिखना चाहेंगे तो UN-1 अपने आप को रिपीट करना ही करना है। तो ये जो हमारे पास है इसी को बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ टर्म्स। यानी हो क्या रहा है कि जब भी आप नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो पहले वाली टर्म अपने आप को रिपीट करती है। क्लियर है? तो इट इज रिपीटिशन ऑफ टर्म्स। 100% रेशो टेस्ट लगेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब रेशो टेस्ट फेल होता है रिपीटिशन वाले में, तो हमेशा रेबिस टेस्ट ही लगेगा उसके बाद, क्योंकि रेबिस टेस्ट कभी भी डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, तो रेशो टेस्ट के फेल होने का इंतजार करेगा। तो जनरली वो क्वेश्चन जिसमें टर्म्स का रिपीटिशन है और रेशो टेस्ट हमारा फेल हो गया किसी कंडीशन पर या डायरेक्ट, तो रेबिस टेस्ट उसकी हेल्प करेगा कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। तो अब मेरे पास अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइट एनेट टर्म। तो मुझे तो एनेट टर्म लिखनी है इसकी। तो ये पहले तो मैंने आपको बताया व्हाट इज द रिपीटिशन ऑफ टर्म। तो अब मैं लिखना जा रहा हूं इसकी एनेट टर्म। एनेट टर्म का मतलब UN। अब UN लिखने के लिए
मैं थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाता हूं। तो आप ये देखिए जो u1 है, पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ओनली न्यूमरेटर। तो u1 का जो न्यूमरेटर है वो है 1 स्क्वायर, u2 का जो न्यूमरेटर है वो है मेरे पास कितना है? 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी पहली टर्म का न्यूमरेटर रिपीट हुआ और साथ में आ गया 5 स्क्वायर। और u3 का न्यूमरेटर क्या होगा? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, यानी u2 का न्यूमरेटर रिपीट हुआ और साथ में आ गया 9 स्क्वायर। इसी तरह u4 का न्यूमरेटर क्या है? u4 का न्यूमरेटर है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, यानी u3 का न्यूमरेटर पहले क्या हुआ? रिपीट हुआ और उसके बाद आ गया 17 स्क्वायर। अच्छा, ये जो टर्म आ रही हैं इनके आने का भी एक ट्रेंड है, ये 4 के गैप पर आ रही है। भाई 1 स्क्वायर, इसके बाद इसमें 4 ऐड किया तो 5 स्क्वायर, फिर 4 ऐड किया तो 9 स्क्वायर, फिर 4 का गैप आया तो कितना बना? ये 9 नहीं, कितना होना चाहिए यहाँ पर? ये था मेरे पास, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये रहा होगा 13 स्क्वायर। क्या रहा होगा? 13 स्क्वायर। बात क्लियर है? तो यहाँ पर भी ये जो मैंने लिखा है इसको क्या कर दीजिए आप? 13 स्क्वायर, और ये था मेरे पास 13 स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास रही 13 स्क्वायर। तो ये 4 का गैप मेरे पास चल रहा है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, क्वेश्चन में वो मैंने 17 लिख दिया था गलती से, तो उसको 13 कर दीजिए। वो इसी ट्रेंड पर सीरीज हमारी चल रही है। तो अब कहानी आई भाई इसका यूएन कैसे लिखें। तो यूएन लिखने के लिए आप इसमें फोकस करें कि आपकी टर्म रिपीट कहां होती है, सॉरी आपकी जो टर्म है वो टर्मिनेट कहां होती है। क्लियर है? तो पहली टर्म टर्मिनेट कहां पर हुई? 1 पर, स्क्वायर तो मैं लिख ही दूंगा। सेकंड टर्म कहां टर्मिनेट हुई? 5 पर। तीसरी टर्म कहां टर्मिनेट हुई? 9 पर। फोर्थ टर्म कहां टर्मिनेट हुई? 13 पर, स्क्वायर में लिख ही दूंगा। तो इसी तरह ये बताओ, अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो टर्मिनेट कहां होगी? बड़ा आसान सा, ये एपी को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? एपी को, जिसकी पहली टर्म क्या है? 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। अच्छा, स्क्वायर से ना घबराएं आप, स्क्वायर तो मैं लिख ही दूंगा, पहले टर्म सेलेक्ट कर लूं कौन सी आएगी, उसका स्क्वायर हो ही जाएगा। तो यूएन का जो लास्ट टर्म है वो बनेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह आ गया 1, n रिमेन्स n, और d की जगह आ गया 4। इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है वो बनने जा रही है कितना? 4n, और ये 1 माइनस 4 यानी 4n माइनस 3। तो ये इसकी लास्ट टर्म बनेगी। वो बात अलग है, जब मैं ट्रेंड चलाऊंगा यहां पर तो सबका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूमरेटर मेरे पास फिट है। अच्छा, क्योंकि जब यूएन लिखेंगे तो पुरानी टर्म तो रिपीट होंगी, तो टर्म आपकी बनी होगी 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 13 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पर ये खत्म हो जाएगी। तो चलिए, जितना मुझे समझ आया पहले उतना लिख लेता हूं। तो यहां पर जो मेरे पास यूएन बनने जा रहा उसका न्यूमरेटर क्या बना? न्यूमरेटर बना मेरे पास पहली टर्म 1 स्क्वायर, ये u1 का न्यूमरेटर है। अगर मैं यहां पर 5 स्क्वायर कर दूं तो अब ये u2 का न्यूमरेटर है। अगर मैं 9 स्क्वायर कर दूं तो किसका न्यूमरेटर है? u3 का। इसी तरह अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो यहां पर जैसा भी मैंने फाइंड करके दिखाया था आपको, ये एपी बनी थी, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या बना था? ये 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ आप डिनोमिनेटर पर। तो डिनोमिनेटर में भी यही ट्रेंड देखो, पहली टर्म कहां टर्मिनेट होती है? 4 स्क्वायर का। दूसरी टर्म कहां टर्मिनेट होती है? 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, यानी टर्मिनेट यहां पर हुई। तीसरी टर्म कहां टर्मिनेट होती है? 9 स्क्वायर, और ये रिपीट अपने आप को कर ही रही है, तो क्या बनेगी ये? अच्छा, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं तो किस पर होगी? ये 12 स्क्वायर 8 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है किसका? ये u1 का, ये u2 का, और ये किसका है? u3 का। तो एक ट्रेंड मुझे पता चला कि अगर मान लीजिए मैं un लिखूं तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? जो लास्ट टर्म है डिनोमिनेटर की वो क्या आएगी? वो आएगी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 4, यानी 4n मेरे पास आ गया। तो ये un की जो लास्ट टर्म है वो तो आएगी 4n स्क्वायर, और बाकी टर्म किस तरह आएंगी? वो रिपीट होंगी अपने आप में। पहले 4 स्क्वायर आया होगा, फिर 8 स्क्वायर आया होगा, फिर 12 स्क्वायर आया होगा, ये डॉट डॉट करके कहां तक पहुंचा दीजिए इसको? 4n स्क्वायर तक। मुझे लग रहा है n टर्म आपको समझ में आ गई होगी। यानी पहले पुरानी टर्म भी लिखते हैं और उसके बाद लास्ट तक हम इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ये था, पहले u1 लिखेंगे u2 लिखेंगे, तो पहले u1 आएगा, उसके बाद एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में। जब u3 लिखेंगे तो पहले u2 आएगा, अपने को रिपीट करेंगे टर्म्स, उसके बाद 1 टर्म न्यूमरेटर एंड 1 टर्म इन डिनोमिनेटर। तो आप बताइए un प्लस 1 कितना हुआ यहाँ पर? ये un प्लस 1 मेरे पास हुआ
4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, ये यहां तक लिखा तो u3 बना, डॉट 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 कितना बना ये बना मेरे पास 4n का होल स्क्वायर। चलिए अब कहानी आती है किसकी, un+1 की। बड़ा आसान है लिखना। जब un+1 आप लिखेंगे तो ट्रेंड हमारा ये चल रहा है। जब आपने u1 लिखा तो ये था, जब u2 लिखा तो आपने क्या लिखा, पहले u1 लिखा उसके बाद दो टर्म आ गई। जब u3 लिखा तो पहले u2 लिखा उसके बाद दो टर्म आ गई, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप यहां पर क्या करें, जो पहले un है उसको आप लिख दीजिए। भाई un तो अपने आप को रिपीट करेगा नहीं, क्योंकि रिपीटिशन में कई बार टर्म लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया un। अब क्या करेंगे, एक टर्म न्यूमरेटर में बढ़ा दो और एक टर्म डिनोमिनेटर में बढ़ा दो। अब न्यूमरेटर में बढ़ाने का क्या ट्रेंड है, न्यूमरेटर में बढ़ाने का ट्रेंड है कि 4 के अंतर पर आप बढ़ा दीजिए। तो यहां पर 4n-3 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4n+1 का होल स्क्वायर। और यहां पर भी क्या ट्रेंड है, बार बार 4 का गैप में लेके चल रहा हूं, तो 4n में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 4n+4 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे कि n की जगह में लिख देता है यहां पर n+1। क्या लिख देता है n की जगह, n+1 लिखो। n की जगह n+1 लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4n+1-3, जैसे पहले लिखता आ रहा था मैं, तो ये बन जाएगा 4n+1, वही आ गया। इसी तरह यहां पर n की जगह n+1 लिखोगे तो 4n+4 हो जाएगा। लेकिन इससे ठीक पहले वाली टर्म लिखनी बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो अभी आपको समझ आएगा। अगर मैं चाहता, अगर मैं इनको ना लिखूं, इन टर्म को ना लिखूं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूं। नाउ अब आपके पास un भी है और un+1 भी है, तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर दीजिए। भाई रेशो टेस्ट लगा रहे हैं ना। जब आपने डिवाइड किया तो ध्यान देंगे यहां से यहां तक की टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं एक बार, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 4n-3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और ये बना 4n का होल स्क्वायर। जब इसके बाद में un+1 लिखूंगा तो इसको पलट के लिख दो, तो क्या बन जाएगा, ये बना मेरे पास 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और ये बना 4n स्क्वायर। ध्यान देंगे un+1 लिख रहा हूं मैं पलट कर, और ये बना मेरे पास 4n+4 का होल स्क्वायर। अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, कितना बना ये 4n-3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4n+1 का होल स्क्वायर। अब जब आपने ये लिखा तो ये हो गया हमारा यहां तक कैंसिल, और यहां पर ये क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास यहां तक कैंसिल। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने लास्ट टर्म लिख दी, यानी आपने n को क्या लिख दिया बदलकर n+1। तो जब n को n+1 लिखेंगे तो बाय चांस आपने ये वाली टर्म नहीं लिखी, इससे ठीक पहले वाली, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप ये दोनों टर्म भी छोड़ दें क्योंकि कैंसिल ही नहीं हुई। और जब आपने सेकंड लास्ट टर्म नहीं लिखी है तो हो सकता है गलती से आप इन दोनों को भी लिख लें, क्योंकि आपको उस समय कैंसिल होती नजर नहीं आएगी। तो जब भी रिपीटिशन हो तो सेकंड लास्ट टर्म आपको 100% लिखनी ही चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में गलती होने के पूरे चांस है। तो बात क्लियर है। तो ये क्या थी मेरे पास, अगर ये 4n+1 है तो इससे ठीक पहले वाली टर्म क्या रही होगी, 4n-3 का होल स्क्वायर। हालांकि अभी ये लिखा हुआ था, मैंने रब कर दिया था। क्लियर है। अब ये बना हमारे पास रेशो टेस्ट। अब मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूं। तो लिमिट क्या होगी इसकी, जो रेशो टेस्ट है इसकी लिमिट क्या होगी, यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un/un+1। यहां पर बनाइए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना बनेगा ये 4n+4 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं n को यहां पर इंफिनिटी लिखता हूं तो ये बन जाएगा 0.0। तो इसका मतलब ये हुआ अभी मुझे फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। तो जैसा हर बार करते हैं n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। क्लियर है। n कॉमन लो और यहां पर लिख दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। n कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास 4 + 4/n का होल स्क्वायर। यहां पर भी n स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, मतलब n कॉमन लिया, स्क्वायर तो इसकी वजह से आया क्योंकि ये 4n+1 का होल स्क्वायर है।
तो यहां पर कितना बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, और ये हो गया कैंसिल। अब अगर मैं इसमें लिमिट रख दूं तो बच्चों लिमिट बनेगी ये 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या बना 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 16/16, और ये आ गया 1। अच्छा, यहां पर जो लिमिट आई है हमारे पास, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट हमारे पास है un/un+1। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ रेशो टेस्ट, ये टेस्ट क्या हो गया, रेशो टेस्ट फेल्स। रेशो टेस्ट का मतलब यहां पर डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट से है, तो रेशो टेस्ट क्या हो गया हमारा, फेल्स। अब ये फेल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं कि इसकी कन्वर्जेंस बता पाऊं। अगर ये फेल हो गया तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर है तो आपने देखा होगा रेशो टेस्ट फेल होता था कब, मान लीजिए x1 है या 1/x=1 है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती थी, तो क्वेश्चन ही बदल जाता था हमारा उस वैल्यू को रखने के बाद। तो ये बात ये हो सकता है मैं लेक्चर में जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ ना आए, क्योंकि इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रेशो टेस्ट क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, तो अब मैं बढ़ूंगा दूसरे टेस्ट की तरफ। तो जैसे मान लो मैं लिमिट un निकाल लूं, अगर लिमिट un निकाल पाता तो यहीं पे निकाल लेता। क्लियर है? कोसी रूट टेस्ट लगाता तो यहीं पे लगा लेता। इसका मतलब मेरे पास कोई और चारा है नहीं राबीज टेस्ट के अलावा, तो मैं यहाँ पर राबी टेस्ट लगाने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा राबीज टेस्ट, तो राबीज टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक फार्मूला जो किसकी हेल्प से बना है, रेशो टेस्ट की हेल्प से। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, नाउ वी अप्लाई, क्या अप्लाई करने वाले हैं, राबीज टेस्ट। तो क्या है ये राबीज टेस्ट, वी हैव, सबसे पहले मुझे चाहिए रेशो टेस्ट का फंक्शन। तो रेशो टेस्ट का फंक्शन क्या है, वी हैव un/un+1। ये नहीं कि आप फिर दोबारा un लिखो un+1, उसके फंक्शन की जरूरत है, उसी की हेल्प से बनाया था। आपको याद होगा रेशो टेस्ट का फंक्शन -1 और ब्रैकेट लगाने के बाद n का मल्टीप्लाई। तो un/un+1 कितना, यहाँ पर n स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, उससे पहले जो थी सिचुएशन वही लिख देता हूं। तो ये था मेरे पास 4n+4 का होल स्क्वायर, और यहां पर था मेरे पास 4n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कहानी थी मेरे पास। अब रेबीज टेस्ट आपको अप्लाई करना है तो दो स्टेप में मैं अप्लाई करूंगा। पहले मैंने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया 1, डायरेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट करने में हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगे, तो मैंने यहां पर सब्सट्रैक्ट कर दिया। पहले क्या 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 4n+1 का होल स्क्वायर, और आ गया -1। एलसीएम ले लो, 4n+4 का होल स्क्वायर माइनस 4n+1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपॉन में 4n+1 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे? थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। जो राइट हैंड साइड है इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो जो न्यूमरेटर में है, तो ये बना 16n² + 16 + 32n। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा -16n² और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा यानी -1, और 4 यानी 8n, और डिवाइडेड बाय अपॉन में एक्सपेंड करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये 16n² से 16n² क्या हो गया, कैंसिल। चलिए मैं राइट में चलता हूं। अभी रेबीज टेस्ट का फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। रेबीज टेस्ट का फंक्शन लेने के लिए आपको रेशो टेस्ट लेना पड़ेगा, 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं n से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं। तो क्या बना ये रिजल्ट मेरे पास बना लिमिट n इंटू un/un+1 -1। राइट हैंड साइड में क्या बना, n तो मल्टीप्लाई में लिखी दो, और ये न्यूमरेटर आ गया मेरे पास। पहले न्यूमरेटर की बात करता हूं। न्यूमरेटर आ गया मेरे पास 32n, और ये कितना आ गया मेरे पास, अच्छा ये मैंने जो एक्सपेंड किया था ये आएगा माइनस का 8n। ये होगा ना a² + b² + 2ab, तो माइनस है तो तीनों टर्म माइनस आएंगी। तो 32 - 8 कितना आ गया, ये आ गया 24n। n² वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, और मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ गई +16 और -1, यानी ये आ गया +15। ये रिजल्ट मेरे पास आया। अच्छा अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा 4n+1 का होल स्क्वायर। चलिए इसकी भी लिमिट निकाल देते हैं। अब ये रेबीज टेस्ट का कंप्लीट फार्मूला है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैंने यहां पर क्या अप्लाई किया था, रेबीज टेस्ट। तो रेबीज टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या बनेगा, ये बनेगा n,
un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा, यहां पर आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, एक n कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फिर बनेगा। तो जब न्यूमरेटर से n कॉमन लिया तो क्या बना n स्क्वायर, और रिजल्ट बना 24 प्लस 15 बाय n, जरा चेक कर लीजिए एक बार। और अपोन में से भी n कॉमन लिया तो बाहर आ गया n स्क्वायर, ये बना 4 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, ये इससे हो गया कैंसिल। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट बना है मेरे पास। n को मैंने लिखा इन्फिनिटी, तो क्या बना ये 24 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 24 अपॉन 16, जो कि रिजल्ट आ गया 3/2। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, ये un प्लस 1 था, इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास 3/2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। देयरफॉर बाय राबीज टेस्ट कहानी क्या बनी, बाय राबीज टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, क्या बन जाएगी ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट। रिजल्ट इसके वही है, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेस देन पर डाइवर्जेंट, जैसा कि रेशो टेस्ट में होता था। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जिसमें टर्म्स अपने आप को रिपीट कर रही थी। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आता हूं, यहां भी टर्म्स रिपीट कर रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और प्रॉब्लम दी गई है और इसमें एक्स भी दिया गया है। तो कहानी हमारे पास क्या बनेगी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, और क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 प्लस 1/2x प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक पूरी परफेक्ट सीरीज लिखी हुई है। तो इसी को मैंने मान लिया गिवन सीरीज, यानी ये क्या है मेरे पास गिवन, ध्यान देंगे सिग्मा un, यही हमारे पास क्या है हमारी इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un, और साथ में क्या था 1। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रेंड है हमारा, ये सारी टर्म इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। क्या है पहले एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ x की पावर 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर एक टर्म और बढ़ गई 3, फिर एक टर्म और बढ़ गई 5, यहाँ पर क्या था 2, एक टर्म और बढ़ गई 4, एक टर्म और बढ़ गई 6, तो एक ट्रेंड चलता जा रहा है। तो पहली टर्म इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, तो क्या करेंगे लीविंग फर्स्ट टर्म, मैंने बताया था आपको। आप चाहें तो कुछ टर्म इसमें छोड़ सकते हैं, तो मैंने पहली टर्म को यहाँ पर अवॉइड किया। अवॉइड करने के बाद जो सिग्मा un है वो क्या बना, सिग्मा un बना 1/2x 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4, ये फिर एक्स स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स क्यूब। चलिए अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो यहां पर मुझे लिखना un, वही कहानी un लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा u1 का न्यूमरेटर, और इधर लिख देता हूं मैं इसका डिनोमिनेटर। चलिए पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर आया 1, फिर u2 लिखा तो न्यूमरेटर क्या आया 1 इंटू 3, फिर u3 लिखा तो क्या आया 1 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब ये रहा कि पहले जो टर्म है वो रिपीट हुई, जैसे यहाँ पर 1 था न्यूमरेटर तो 1 रिपीट हुआ, u3 लिखा तो u2 का न्यूमरेटर पूरा का पूरा रिपीट हुआ, यानी रिपीटिशन है। तो इस सिचुएशन में आप ये पता करें कि अगर मैं un लिखूंगा तो हमारी लास्ट टर्म क्या आएगी। भाई स्टार्टिंग तो पता है, स्टार्टिंग कहां से होगी। अगर मान लो कोई मेरे से कहे इसकी 10th टर्म लिखो, तो ये पता करो खत्म कहां होगी। ये तो मुझे पता ही है क्या लिखो 1 3 5 जहां तक लिखनी है, लास्ट टर्म पता तो वहां पे जाके छोड़ दो। तो इसी तरह मुझे पता है कि ये un में 1 भी आएगा 3 भी आएगा 5 भी आएगा, पता ये करना है कि लास्ट टर्म क्या आएगी। तो लास्ट टर्म क्या किसको फॉलो कर रही है, लास्ट टर्म जो हमारी है ये फॉलो कर रही है एपी को, और एपी ये कहती है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना 2, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बना मेरे पास 2n माइनस 2, यानी और ये प्लस 1 2n माइनस 1। तो ध्यान देंगे जो un का न्यूमरेटर है वो बना 1 इंटू 3 इंटू 5, और ये क्या बना 2n माइनस 1। बार बार एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे अगर u3 लिखा हुआ है आपके पास तो पहले क्या बना u2 रिपीट हुआ, एक टर्म न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ये रिपीटिशन। अगर un प्लस 1 लिखूंगा तो पहले un आएगा एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में, कितने के अंतर पर 2 के अंतर पर। चलिए पहले तो un की बात कर रही है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, यहां पर क्या है 2 इंटू 4, देखो रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्या 2 इंटू 4 इंटू 6, ये फिर रिपीट हो गया।
और इसी तरह अगर आप लिखते जाओ तो ये पता करो भी लास्ट टर्म क्या आएगी। तो ये जो लास्ट टर्म है ये क्या आने वाली है उसके बारे में अगर विचार करूं तो ए मेरे पास 2 है और डी मेरे पास कितना है, वो भी 2 है। और यहां पर जो टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यानी 2n, भाई यही रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है वो आएगी 2n। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, एंड डॉट डॉट। तो डिनोमिनेटर बना मेरे पास 2 4 6 अप टू 2n। अब x की भी बात कर लेते हैं। पहली टर्म में x की पावर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में क्या आएगा, x की पावर n। अब मुझे लिखना है un प्लस 1। अब क्योंकि ये रिपीटिशन ऑफ टर्म्स है तो इतना तो लिखना ही लिखना, आपको लिख दीजिए भाई, पहले जो पुरानी टर्म है वो सब रिपीट होंगी। चलिए मैंने रिपीट करा दिया। रिपीट कराने के बाद अब चाहो तो n को n प्लस 1 समझ लो, या जो ट्रेंड है वो समझ लो। इसके बाद तो अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहोगे तो क्या बनेगी, 2 2 का अंतर है 1 3 5 2n माइनस 1, 2 ऐड कर दो, यानी 2 ऐड करते ही क्या बनेगा, ये 2n प्लस 1। या आप ये भी कर सकते थे, n को समझ लेते n प्लस 1। यहां पर कितना आ गया, यहां पर भी 2 2 का गैप है, तो यहां तक 2n आप लिख चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2, और ये आ गया x की पावर n प्लस 1। नाउ अप्लाई रेशो टेस्ट, और कोई चारा आपके पास है नहीं। तो रेशो टेस्ट में क्या बनेगा ये, नाउ रेशो टेस्ट गिव्स un ओवर un प्लस 1। ये रेशो मुझे लेके चलना है। नाउ un ओवर un प्लस 1 क्या बनेगा, ये बना मेरे पास, पहले un लिखो, 1 इंटू 3 इंटू 5, और ये आ गया 2n माइनस 1। ये अपोन में आ गया मेरे पास 2 इंटू 4 इंटू 6, ये आ गया 2n, और इंटू में आ गया मेरे पास ये कितना, पलट के लिख देता हूं। अच्छा x की पावर n भी रह गया, सॉरी, x की पावर n, और इंटू कितना बनेगा, ये 2 इंटू 4 इंटू 6, ये आ गया 2n प्लस 2, अपोन में कितना आएगा, ये आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, 2n माइनस 1, और ये आ गया 2n प्लस 1। और बच्चों क्योंकि आपने इसको पलट के लिखा है तो ये कहानी हमारे पास क्या बनेगी, जो आपका न्यूमरेटर है वो तो नीचे आ गया, तो ये बनेगा x की पावर n, या 1 अपॉन x की पावर n लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1, ये 1 हटा दो, चलो ठीक है। अब इनको बैलेंस करो, तो ये टर्म तो हमारी हो गई कैंसिल यहां तक। मैंने कहा जब रिपीटिशन है तो सेकंड लास्ट टर्म जरूर लिखो। तो क्या बना मेरे पास, ये बना मेरे पास un ओवर un प्लस 1, ये रिजल्ट बना। न्यूमरेटर में बचा 2n प्लस 2, और यहां अपोन में बचा 2n प्लस 1, और साथ ही साथ बचा 1 अपॉन x। अब इसकी लिमिट में निकालने जा रहा हूं, फाइंड करने जा रहा हूं लिमिट क्या होगी, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un ओवर un प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान देंगे ये 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनने जा रहा है, तो n कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो कॉमन आपने लिया तो ये बना 2 प्लस 2 बाई n, और ये मेरे पास बना n 2 प्लस 1 बाई n, और ये बना 1 अपॉन x, ये इससे कर दो कैंसिल, तो लिमिट मेरे पास होगी 2 प्लस 0 2 प्लस 0, और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन x, यानी फाइनली यू कैन से 1 अपॉन x। अब ये जो लिमिट है 1 बाई x, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये टोटली किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। तो x की जैसी वैल्यू उसके हिसाब से मैं इसकी कन्वर्जेंस लिखने जा रहा हूं बाय डीएल नंबर्स रेशो टेस्ट। ये रेशो टेस्ट जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका पूरा नाम है डीएल नंबर्स रेशो टेस्ट। जैसे कोसी रूट टेस्ट है जिसको हम सिंपली रूट टेस्ट भी बोल देते हैं। सिग्मा यूएन क्या होगी, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ गई होगी कब, इफ 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1। और यही सीरीज हमारी क्या हो गई होगी, सिग्मा यूएन ये डाइवर्जेंट आ गई होगी कब, इफ 1 अपॉन x इज लेस देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा ये टेस्ट हमारा फेल हो गया होगा या फेल हो गया है किस पर, इफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल्स टू 1।
यानी 1 पर ये टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब 90% काम हमारा हो गया है। जब x लेस देन 1 है तब आप बता सकते हैं, जब x ग्रेटर देन 1 है तब कन्वर्जेंस बता सकते हैं। 1 पर आपको प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को बदल दीजिए, फॉर x इक्वल्स टू 1। अगर आप x को 1 लेके चल रहे हैं तो आपकी सीरीज चेंज हो गई होगी भाई। जब x को आप 1 लेके चलेंगे तो इस सीरीज में ये x तो गायब ही हो गया होगा हर जगह से, तो इसकी जो nth टर्म है वो ये आई होगी। अब nth टर्म जब ये आई तो आपने अटेम्प्ट किया होगा लिमिट un, कोसी रूट टेस्ट या फिर कंपैरिजन टेस्ट, कोई भी इसमें नहीं लगेगा। तो अब एक ही कंडीशन मेरे पास बचती है कि मैं क्या लगा दूं इसमें, राबीज टेस्ट। अदरवाइज यूएन आपको हेल्प करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए आप रेशो टेस्ट के, वहां पे भी फेल हुआ है। तो देखो वहां पर या तो मैं इसकी लिमिट निकाल पाया हूं या मैंने यहां पर कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया है, क्लियर है। लेकिन यहां पर मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कई क्वेश्चन में लिमिट एसएन भी निकल जाएगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, जब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक ही टेस्ट बचता है, कौन सा, रैबिज टेस्ट। और रैबिज टेस्ट मैंने आपको बताया कि रेशो टेस्ट जब फेल होता है तो कोई भी टेस्ट अप्लाई हो सकता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपकी टर्म्स का रिपीटिशन है उसमें एकमात्र टेस्ट बचता है मेरे पास, रैबिज टेस्ट, जो अप्लाई होगा। तो टर्म्स के रिपीटिशन में आप ध्यान रखें कि और कोई टेस्ट शायद अप्लाई हो नहीं पाएगा, तो रैबिज टेस्ट की तरफ ही आप बढ़ जाइए। तो रैबिज टेस्ट में आपको क्या चाहिए, रैबिज टेस्ट में मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ यूएन, और वो भी कब, जब एक्स हमारे पास 1 है। तो फंक्शन ऑफ रेशो टेस्ट, तो फंक्शन ऑफ रेशो टेस्ट तो ये है, ये फंक्शन, ध्यान देंगे ये तो इसकी लिमिट है, कभी 1/x लिख दो, ये क्या है इसकी लिमिट। तो फंक्शन ये है, वो भी कब, जब x की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो ये तो गायब हो जाएगा, तो फंक्शन सिर्फ इतना बचा। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 un ओवर, अच्छा यहां पे लिख भी दो, फॉर x इक्वल्स टू 1 वी अप्लाई, क्या अप्लाई करने वाले हैं हम, वी अप्लाई रैबिज टेस्ट, हम रैबिज टेस्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे वी हैव, अब इसकी मुझे कोई नीड है नहीं, वी हैव क्या है मेरे पास, un ओवर un प्लस 1, ये रिजल्ट मेरे पास बना। ध्यान देंगे 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। ध्यान देंगे x 1 हो गया है, तो यही हमारा रेशो टेस्ट का फंक्शन था, और x को 1 लिखने पर ये बन जाएगा 1/1, जो कि गायब हो जाएगा। अब इस टेस्ट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए, रैबिज टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें से पहले 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या बना, 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, और ये -1, n का मल्टीप्लाई भी कर दो, और राइट हैंड साइड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो। ये कैलकुलेशन क्या होंगी, n का मल्टीप्लाई, वो एलसीएम ले लो, 2n प्लस 2 माइनस 2n, और ये -1 अपॉन 2n प्लस 1, ये इससे हो गया कैंसिल, क्लियर है। तो ये बना मेरे पास लिमिट ऑफ un ओवर un प्लस 1 -1 और इंटू में n। तो ये फंक्शन तैयार हुआ मेरे पास। क्या तैयार हुआ फंक्शन, ये तो आ गया n अपॉन 2n प्लस 1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही रह गया। अब इसकी अगर मैं लिमिट लिखूं तो लिमिट बड़े आराम से लिख सकता हूं। ये फंक्शन मेरे पास हो गया n un ओवर, यही रैबिज टेस्ट का फंक्शन है। तो इसका लिखने का तरीका मैंने बताया कि पहले रेशो टेस्ट लिखें, -1 करें, और उसके बाद n का मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये n का मल्टीप्लाई मैं कर ही चुका हूं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर से आप n को कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 2 प्लस 1/n, और n से n हो गया ये कैंसिल। अब लिमिट रख दीजिए आप, तो लिमिट रखने के बाद रिजल्ट बनेगा 1 अपॉन 2 प्लस 0, यानी 1/2, जो कि 1 से कम है। तो बाय रैबिज टेस्ट कहानी क्या बनी, बाय रैबिज टेस्ट सिग्मा un क्या हो जाएगा, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। अब आप अपने रिजल्ट को कंबाइन करके लिख दीजिए पुराने वाले रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट इसका ये बना, फाइनली मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, फाइनली ये लास्ट है बिल्कुल क्वेश्चन का कंक्लूजन। फाइनली सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आगे कब, इफ x इज लेस देन 1, वो देख सकते हैं आप 1/x ग्रेटर देन 1 पर आई थी कन्वर्जेंट, तो x लेस देन 1, एंड सिग्मा un क्या हो जाएगी, इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब आएगी, इफ x इज ग्रेटर देन 1 और साथ ही साथ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा बच्चों है फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया रैबिज टेस्ट, और रैबिज टेस्ट के 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मेथड भी ठीक से समझ में आ जाए, प्ले लिस्ट में जाइए और जितने भी इसके लेक्चर हैं वो सभी लेक्चर आप देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।